हेलो फ्रेंड्स। सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, टूरिज्म एंड हिस्ट्री। कभी सोचा है आपने कि घूमने फिरने का यानी टूरिज्म का हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। देखिए, आज हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रैवल यानी यात्रा करना एक बहुत पुरानी परंपरा है। फिर हम देखेंगे कि आज का जो मॉडर्न टूरिज्म है उसकी शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद आजकल कितने अलग अलग तरह के टूरिज्म होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, हेल्थ टूरिज्म, इन सब पर बात करेंगे। फिर स्पेशल इवेंट्स के लिए जो ट्रैवल होता है उसको समझेंगे और आखिर में हिस्ट्री, टूरिज्म और हम सब का इससे क्या रिश्ता है, इस पर चर्चा करके चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है ट्रैवल एंड एंशिएंट ट्रेडिशन। एक बात समझ लीजिए, घूमना फिरना सिर्फ आजकल का फैशन या वेकेशन मनाने का तरीका नहीं है। ये एक टाइमलेस ह्यूमन एक्टिविटी है, यानी ऐसी चीज जो इंसान सदियों से, हजारों सालों से करता आ रहा है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर लोग हमेशा से ट्रैवल क्यों करते आए हैं? क्या जरूरत थी? आज तो हम छुट्टियां मनाने जाते हैं, पर क्या हमेशा से ऐसा ही था? सोचिए जरा, आप घूमने क्यों जाना चाहते हैं? क्यूरियोसिटी के कारण, नई जगह देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए? बस यही रीजंस थोड़े अलग रूप में पहले भी हुआ करते थे। पहले के टाइम में ट्रैवल का पर्पस यानी मकसद अलग था। जैसे कि एंशिएंट टाइम्स में गौतम बुद्धा ने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया। उनका मकसद था अपनी टीचिंग्स, अपने उपदेश को लोगों तक पहुंचाना। उसी तरह 630 एडी में एक चाइनीज मॉन्क युआन श्वांग इंडिया आए थे। उनका पर्पस था बुद्धिस्ट ग्रंथों की स्टडी करना। मिडीवल पीरियड में संत नामदेव, गुरु नानक जैसे सेंट्स ने बहुत ट्रैवल किया, जिसे हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। और फिर आया एज ऑफ डिस्कवरी, जब मार्को पोलो और इब्न बतूता जैसे एक्सप्लोरर्स ने नई दुनिया की खोज में सफर किया, नई जगहों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। तो ये तो साफ हो गया कि ट्रैवल तो हमेशा से होता था, लेकिन ये ट्रैवल अक्सर इंडिविजुअल होता था, बहुत मुश्किल होता था। इसे कोई इंडस्ट्री नहीं कहते थे। तो फिर ये पर्सनल सफर से ऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म तक का ट्रांजिशन कैसे हुआ? इसके पीछे एक आदमी का हाथ था, जिसके एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। और उस आदमी का नाम था थॉमस कुक। 19वीं सेंचुरी में थॉमस कुक ने सोचा कि ट्रैवल, जो उस वक्त तक सिर्फ अमीर लोगों या फिर बहुत ज़रूरतमंद लोगों के लिए था, उसे आम लोगों के लिए भी आसान और ऑर्गेनाइज्ड बनाया जा सकता है। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक सिंपल सा प्लान बनाया। उन्होंने 500 लोगों के लिए लेस्टर से लफबरा तक एक ट्रेन टूर ऑर्गेनाइज किया। ये उनका पहला स्टेप था। लेकिन उनका मास्टर स्ट्रोक था उनका पैकेज। उन्होंने एक ऐसी टिकट बेची जिसमें ट्रेन का किराया और खाना दोनों शामिल था। इसे हम ऑल इंक्लूसिव टिकट कहते हैं। ये दुनिया का पहला पैकेज टूर था और बस यहीं से मॉडर्न टूरिज्म की शुरुआत हुई और ट्रैवल एजेंसीज का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया। अब थॉमस कुक की उस एक ट्रेन जर्नी से आगे बढ़कर आज की दुनिया को देखिए। टूरिज्म अब एक नहीं बल्कि अनगिनत रूप ले चुका है। इंसान की हर इंटरेस्ट के हिसाब से आज एक अलग तरह का टूरिज्म मौजूद है। सबसे बेसिक लेवल पर हम टूरिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लोकल या इंटरस्टेट टूरिज्म। इसका मतलब है अपने ही देश की सीमाओं के अंदर घूमना, जैसे महाराष्ट्र से दिल्ली जाना। ये आसान होता है, इसमें पासपोर्ट, वीजा या करेंसी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है इंटरनेशनल टूरिज्म, यानी अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में घूमने जाना। इसके लिए पासपोर्ट, वीजा, करेंसी एक्सचेंज सब जरूरी हो जाता है और कभी-कभी लैंग्वेज बैरियर भी आ सकता है। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक टाइप्स देखते हैं। सबसे पॉपुलर है हिस्टोरिकल टूरिज्म। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐतिहासिक जगहों पर जाना, उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। ये सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स देखना नहीं है, बल्कि अपने पास्ट से, अपने इतिहास से जुड़ने का एक तरीका है। और इंडिया तो इस मामले में एक खजाना है। आप राजस्थान के बड़े बड़े किले देख सकते हैं, दिल्ली का रेड फोर्ट देख सकते हैं जहां से मुगल बादशाहों ने राज किया, या फिर आप महाराष्ट्र में ही अजंता एलोरा की गुफाएं देख सकते हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के आश्रम जाकर आप हमारी आज़ादी की लड़ाई को महसूस कर सकते हैं। हर जगह एक कहानी छिपी है। अच्छा, कुछ लोगों को हिस्ट्री से ज़्यादा नेचर पसंद होती है। उनके लिए है ज्योग्राफिकल टूरिज्म। इसमें लोग प्राकृतिक सुंदरता जैसे पहाड़, झरने, नदियाँ या यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने जाते हैं। इसका मकसद है हमारे प्लैनेट की खूबसूरती को अप्रिशिएट करना।
इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे लद्दाख में हिमालयाज देखने जाना, या नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में जंगल सफारी करना। महाराष्ट्र में बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार क्रेटर लेक है, जो एक मीटियोराइट के गिरने से बना था। ये एक अनोखा नेचुरल वंडर है। या फिर समुद्र किनारे बीचेस पर घूमना। ये सब ज्योग्राफिकल टूरिज्म का हिस्सा है। अब एक और अहम टाइप है हेल्थ टूरिज्म। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें ट्रैवल का मुख्य कारण होता है अपनी सेहत को बेहतर बनाना। ये किसी खास मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकता है, या फिर सिर्फ आराम और वेलनेस के लिए भी। और इंडिया हेल्थ टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा हब यानी सेंटर बन गया है। क्यों? एक रीजन तो है यहाँ की एम्पल सनलाइट। यूरोप जैसे ठंडे देशों से लोग गोवा आते हैं सिर्फ धूप सेकने, जिससे विटामिन डी मिलता है। पर इससे भी बड़ा कारण है इंडिया की हजारों साल पुरानी योगा और आयुर्वेदा की परंपरा। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं इन थेरेपीज के जरिए अपनी सेहत सुधारने। बाय द वे, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोगों के इंटरेस्ट्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, टूरिज्म के टाइप्स भी बढ़ रहे हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं जो अब खुद में एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुके हैं। इनमें से एक है एग्रो टूरिज्म। इसमें लोग शहरों से गांव की तरफ जाते हैं, खेती बाड़ी को एक्सपीरियंस करते हैं, फार्म लाइफ को देखते हैं। कुछ लोग तो एडवांस्ड एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स जाते हैं, जैसे इजराइल में, नई फार्मिंग टेक्निक सीखने के लिए। और फिर आता है एक बहुत ही बड़ा सेक्टर, स्पोर्ट्स टूरिज्म। इसमें पूरा का पूरा ट्रिप किसी स्पोर्ट्स इवेंट के आसपास प्लान किया जाता है। या तो आप खुद एक खिलाड़ी के तौर पर पार्टिसिपेट करने जाते हैं, या फिर एक फैन की तरह मैच देखने। इसका स्केल सोचिए जरा। जब ओलंपिक्स या फीफा वर्ल्ड कप होता है तो लाखों लोग अलग अलग देशों से उस एक शहर में आते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, एशियन गेम्स हो या हिमालयन कार रैली, ये सब इवेंट्स अपने साथ बहुत बड़ा टूरिस्ट फ्लो लेकर आते हैं। और स्पोर्ट्स इवेंट से हम एक बढ़िया आइडिया पर आते हैं। ट्रैवल हमेशा छुट्टियां मनाने या आराम करने के लिए नहीं होता। दुनिया भर में बहुत सारा ट्रैवल खास पर्पस ड्रिवन इवेंट्स के लिए होता है। लाखों लोग हर साल अपनी फील्ड से जुड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स अटेंड करने के लिए ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा फिल्म फेस्टिवल्स, बुक एक्सिबिशंस, ट्रेड फेयर्स, ये सब भी टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। इस तरह का प्रोफेशनल और कल्चरल ट्रैवल ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हमने देखा कि कैसे पुराने जमाने की तीर्थ यात्रा से शुरू होकर हम आज मॉडर्न मेगा इवेंट्स तक आ पहुंचे हैं। अब चलिए इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं कि ट्रैवल का ये एवोल्यूशन हमें अपने बारे में क्या बताता है। देखिए, पहले यानी देन ट्रैवल का मकसद होता था तीर्थ यात्रा, ज्ञान की खोज या फिर व्यापार, और ये सफ़र लंबा, मुश्किल और अक्सर अकेले ही करना पड़ता था। और अब यानी नाउ ट्रैवल लेजर, बिजनेस, हेल्थ, स्पोर्ट्स और न जाने कितने रीजंस के लिए होता है। और ये अब एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, आसान ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है। तो मेथड्स बदल गए, तरीके बदल गए, लेकिन वो जो एक बेसिक इंसानी इच्छा है नई जगह देखने की, कुछ नया जानने की, वो आज भी वैसी है। और यहीं पर हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि मार्को पोलो के ज़माने से लेकर इंटरनेट के ज़माने तक ट्रैवल कितना बदल गया। तो अब आगे क्या? जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वर्चुअल रियलिटी आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको क्या लगता है आपके लाइफ टाइम में टूरिज्म और कैसे इवॉल्व होगा? आज से 50 साल बाद लोग कैसे और क्यों ट्रैवल करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसे रिवाइज जरूर करिएगा और सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। हम सबको घूमना फिरना, वेकेशन पर जाना बहुत पसंद है ना? लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सिर्फ छुट्टियां मनाने से कहीं ज्यादा है? हर ट्रिप, हर यात्रा एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री का हिस्सा है और हमारे इतिहास यानी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। चलिए आज इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। अच्छा सोचिए, आप अपनी अगली फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं। टिकट्स बुक करना, होटल देखना, पैकिंग करना, कितना एक्साइटमेंट रहता है। ये सब एक पर्सनल एडवेंचर जैसा लगता है, अ पर्सनल जर्नी। लेकिन आपका ये एक सफ़र एक बहुत बड़े ग्लोबल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इस सिस्टम ने हमारी दुनिया को देखने का, अनुभव करने का तरीका ही बदल दिया है। तो आखिर इसके पीछे होता क्या है? लेट्स फाइंड। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे छोटे मोटे विजिट्स एक पूरी ग्लोबल बिजनेस बन गए। फिर हम पैसों की बात करेंगे कि टूरिज्म से इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद हम अपनी धरोहर यानी हेरिटेज को बचाने में हमारी क्या भूमिका है, उस पर चर्चा करेंगे।
टूरिज्म में कौन से अलग अलग करियर्स हो सकते हैं ये भी जानेंगे, और आखिर में इन सब चीज़ों को हम महाराष्ट्र के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है, इसमें बहुत बदलाव आए हैं। देखो, अगर हम पहले के ज़माने की बात करें तो ट्रैवल का मतलब बहुत अलग था। लोग ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते थे या फिर किसी ज़रूरी काम से। मतलब ट्रैवल वॉज ड्रिवन बाय नेसेसिटी। सिंपल था, उसका स्कोप भी लिमिटेड था। लेकिन आजकल टूरिज्म एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुकी है। इसका पूरा फोकस कस्टमर की सुविधा यानी कन्वीनियंस पर है। सब कुछ प्री प्लान मिल जाता है, पैकेजेस होते हैं। सो द मेन डिफरेंस, जो बुनियादी बदलाव आया है वो यही है। पहले ट्रैवल एक सिंपल मूवमेंट था, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये एक पूरी सर्विस इंडस्ट्री है। कंपनीज आपकी सेफ्टी, आपके रहने खाने का इंतजाम, आपका पूरा दिन का प्लान, सब कुछ मैनेज करती हैं ताकि आप आराम से अपनी जर्नी एंजॉय कर सकें। अच्छा, अब सुविधा की बात तो हो गई, लेकिन टूरिज्म एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक फोर्स भी है। मतलब इससे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। चलिए देखते हैं कि जब आप छुट्टी पर जाते हैं तो आपका पैसा कहाँ जाता है। लेट्स फॉलो द मनी ट्रेल। सोचो आप एक ट्रिप पर जा रहे हो। जैसे ही आपने ट्रेन या प्लेन की टिकट खरीदी, आपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट किया। स्टेशन या एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए आपने टैक्सी या बस ली तो लोकल ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट कंपनी को फायदा हुआ। फिर आप होटल में रुके तो होटल इंडस्ट्री ने कमाया। वहां आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, घूमने के लिए गाइड किया, उन्हें भी इनकम हुई। और लास्ट में आपने वहां से कुछ यादगार चीजें, सुवेनियर्स खरीदे तो लोकल दुकानदारों और कारीगरों यानी आर्टिसंस को फायदा हुआ। तो आप देख सकते हैं ये एक पूरी चेन है। आपकी एक ट्रिप से कितने सारे बिजनेसेस और लोगों को काम मिलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। सिंपल शब्दों में कहें तो आपकी वेकेशन उस जगह की लोकल इकोनॉमी में एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह है। और ये जो इकोनॉमिक वैल्यू है, ये ज़्यादातर उस जगह की हिस्ट्री से जुड़ी होती है। जिन जगहों पर हम जाना पसंद करते हैं, उनकी कीमत उनके इतिहास, उनके पास्ट की वजह से है। इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना हम सबकी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी साझी जिम्मेदारी है। तो ये हेरिटेज साइट होता क्या है? इसका मतलब है ऐसी कोई भी जगह जो या तो कुदरती तौर पर बहुत खूबसूरत हो या इंसान द्वारा बनाई गई हो और उसकी कोई खास हिस्टोरिकल या कल्चरल वैल्यू हो। ऐसी जगहों को हम संभाल कर रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन्स भी उन्हें देख सके। अब हेरिटेज साइट्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेचुरल हेरिटेज यानी प्राकृतिक धरोहर। इसमें वो जगहें आती हैं जो नेचर ने बनाई हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, कास प्लेट्यू, जंगल, नदियां। और दूसरी है कल्चरल हेरिटेज यानी मानव निर्मित धरोहर। इसमें वो चीजें आती हैं जो इंसान ने बनाई हैं, जैसे कि ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं या मुंबई का सीएसटी स्टेशन। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, इस पर सोचना चाहिए। What will outsiders think of our country if they see names scribbled on our monuments? मतलब जब बाहर से लोग हमारे देश में घूमने आते हैं और वो हमारे किलों पर, हमारी इमारतों पर लोगों के नाम लिखे हुए देखते हैं तो वो हमारे देश के बारे में क्या सोचते होंगे? सोचो। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बहुत ज़रूरी है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन जगहों को साफ रखें और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसा करके हम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास और पूरी दुनिया में अपने देश की इमेज को बचा रहे हैं। तो हमने इंडस्ट्री की बात की, हिस्ट्री की बात की। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और इसमें बहुत तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। चलिए देखते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखिए, होटल मैनेजमेंट हैं, शेफ्स हैं, सर्विस स्टाफ हैं। ट्रैवल सेक्टर में टूर गाइड्स हैं जो जगह के बारे में बताते हैं। ट्रांसलेटर्स हैं जो अलग अलग भाषाओं में मदद करते हैं। ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स हैं जो पूरी ट्रिप प्लान करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर्स, पायलट्स, रेलवे स्टाफ, ये सभी टूरिज्म का ही हिस्सा है। और इतना ही नहीं, एडवेंचर स्पोर्ट्स या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले लोग भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हर सक्सेसफुल ट्रिप के पीछे बहुत से लोगों की मेहनत होती है। होटल में खाना बनाने वाले शेफ से लेकर किसी हिस्टोरिकल साइट पर इंफॉर्मेशन देने वाले ट्रांसलेटर तक, ये पूरी इंडस्ट्री लोगों को काम देती है। अगर आपको ये लेक्चर अब तक हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब इन सब बातों को एक साथ आसानी से समझने के लिए हम अपने ही स्टेट महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां नेचुरल ब्यूटी, रिच हिस्ट्री और एक बेहतरीन टूरिज्म इंडस्ट्री, तीनों का सुंदर मेल है। महाराष्ट्र में घूमने के लिए क्या नहीं है। यहाँ पर अजंता और एलोरा जैसी प्राचीन गुफाएं हैं, मजबूत किले हैं, शिरडी और पंढारपुर जैसे बड़े तीर्थ स्थल यानी पिल्ग्रिमेज साइट्स हैं, महाबलेश्वर और लोनावाला जैसे खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं और तड़ोबा जैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी हैं जहां आप जंगल लाइफ देख सकते हैं।
इस वैरायटी की वजह से ही महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है। स्टेट गवर्नमेंट ने इस पोटेंशियल को समझा और इसीलिए 1975 में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MTDC की स्थापना की। ये डेट आप याद रखेगा। MTDC का काम था टूरिज्म को बढ़ावा देना और टूरिस्ट के लिए ज़रूरी सुविधाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। आज MTDC पूरे स्टेट में होटल्स और फैसिलिटीज़ का एक बड़ा नेटवर्क मैनेज करता है और उनके काम का स्केल काफ़ी बड़ा है। आज MTDC पूरे महाराष्ट्र में 47 से भी ज़्यादा टूरिस्ट होटल्स चलाता है। इस नेटवर्क की वजह से ही टूरिस्ट को स्टेट में अलग अलग जगहों पर आसानी से अच्छी अकोमोडेशन और सर्विसेज मिल जाती हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जब हम घूमने जाते हैं तो क्या हम सिर्फ एक विजिटर, एक मेहमान हैं, या फिर हम उस हिस्ट्री, उस इतिहास के गार्डियन यानी रक्षक भी हैं जिसे हम देखने जाते हैं? इस पर ज़रूर सोचिए। अगली बार जब आप कहीं घूमने जाएं तो याद रखें कि आप एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है। सर्वधन्या कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जो हमने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज जरूर